Hello students, I'm गुंजन टंडन। वेलकम टू माय चैनल गुंजन गुरुकुल। स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की बायोलॉजी के चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें से प्रीवियस वीडियोस में हमने दो टाइप के नेचुरल रिसोर्सेज को स्टडी किया था। वो थे हमारा एयर और एटमॉस्फेयर एंड वाटर यानी हाइड्रोस्फेयर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉइल। व्हाट इज सॉइल एंड हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड। क्लियर? यानी ये हमारा बायोस्फीयर का कौन सा पार्ट हो गया? लिथोस्फीयर। ठीक है, तो आइए स्टडी करते हैं इसको। क्या लिखा हुआ है आपकी इस बुक में? सॉइल इज एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स दैट डिसाइड्स द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ इन एन एरिया। ठीक है, हमने पढ़े थे जितने भी हमारे बायोटिक फैक्टर्स हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनकी अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है उस एरिया की डाइवर्सिटी की परसेंटेज कैसी है, किस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ रहते हैं, उनका क्या नंबर है। भाई, डाइवर्सिटी किस पर डिपेंड करती है? मीन्स सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होना फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ। ये हमने प्रीवियस वीडियो से हम डिस्कस करते आ रहे हैं, राइट? बट नाउ हियर व्हाट इज द सॉइल एंड हाउ इट इज फॉर्म्ड। सॉइल क्या है, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, जब हमने बायोस्फीयर पढ़ा था सबसे फर्स्ट वीडियो में, तो हमने बात की थी कि अर्थ की जो आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर जिसको हम क्या कहते हैं? अर्थ क्रस्ट, राइट? यानी यही हमारा लिथोस्फीयर कहलाता है। ठीक है, अर्थ क्रस्ट एंड द मिनरल्स फाउंड इन दिस लेयर सप्लाई अ वेराइटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू लाइफ फॉर्म्स। यानी अर्थ क्रस्ट में जो आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ की, जिसको हम लिथोस्फीयर टर्म देते हैं, उसमें क्या होता है? बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इस लेयर में प्रेजेंट होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक प्रॉपर लाइफ जीने में, लाइफ के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं। यानी जो अर्थ क्रस्ट है उसमें जो है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं और वो मिलकर क्या करते हैं? सॉइल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं ये हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। बट दीज मिनरल्स विल नॉट बी अवेलेबल टू द ऑर्गेनिज्म इफ द मिनरल्स आर बाउंड अप इन ह्यूज रॉक्स। लेकिन जो सॉइल है अभी वो बनी नहीं है, वो मिनरल्स किस फॉर्म में है? बड़े बड़े रॉक्स के अंदर वो जो है कंज्यूम है, मतलब वहाँ पर वो अवेलेबल हैं। लेकिन अगर रॉक्स के फॉर्म में वो सारे मिनरल्स एक ही जगह रहेंगे, वो न्यूट्रिएंट्स एक ही जगह रहेंगे, तो ऑर्गेनिजम्स को कैसे मिलेंगे? ठीक है भाई, अर्थ तो बहुत बड़ी है, अगर अर्थ पर रॉक्स हैं, रॉक्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स हैं, तो वो ऑर्गेनिज्म तक कैसे पहुँचेंगे? अब देखिए उसमें क्या प्रोसेस होती है। Over long periods of time, thousands and millions of years, the earth or near at the surface of the earth are broken down by various physical and chemical and some biological प्रोसेस। यानी ये जो रॉक्स होती हैं इनको बहुत मिलियंस ईयर्स तक, है ना, 1000 मिलियन ईयर्स लगते हैं उन रॉक्स को टूटने में, है ना। अब वो रॉक्स कैसे टूटती हैं उसके लिए सम जो है फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, अगर एक बड़ी सी रॉक है उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स हम भर के रख दें, है ना, और वो दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट ना हो, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म तो को कैसे बेनिफिट करेंगे, है ना। उसके लिए क्या होता है, इन रॉक्स पर बहुत मिलियंस ईयर लग जाते हैं उनको टूटने में, और उसको टूटने में, उसको तोड़ने में जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस उसमें होती हैं। यानी ये सारे फैक्टर्स जो हैं रॉक्स को ब्रेकअप करने में हेल्प करते हैं और सॉइल के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, राइट। द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस ब्रेकिंग डाउन इज द फाइन पार्टिकल इज सॉइल, है ना। जो रॉक से छोटे छोटे, अब रॉक्स पर अगर जो है केमिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस और बायोलॉजिकल प्रोसेस जब होती है, तो ये रॉक्स जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। ठीक है, जो है बहुत महीन पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है, और जो इनसे एक एंड प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है? हमारा सॉइल होता है। ठीक है, तो सॉइल की थी क्या था? अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर, जिसे हम अर्थ क्रस्ट कहते हैं, जिसमें बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट हैं। लेकिन वो क्या है? वो पूरा एक रॉक के फॉर्म में है। सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स वहीं जो है एब्जॉर्ब है, वहीं जो है गैदर हो चुके हैं। लेकिन जो रॉक्स को जब फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, तो यही रॉक्स जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती हैं और किसका फॉर्मेशन होता है? सॉइल का, राइट।
ये आपको क्लियर हो गया होगा कि सॉइल प्रेजेंट कहाँ होती है और कैसे इसका फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, क्या फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं, राइट। नेक्स्ट सॉइल में हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। जो सॉइल के फॉर्मेशन में जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो कौन से हैं? सन, विंड, वाटर एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हमने बात की थी फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, राइट। तो यहाँ पर देखते हैं वन बाय वन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे सन। आपकी एनसीईआरटी की बुक में जैसा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही मैंने ये प्रिपेयर किया है। देखिए फर्स्ट है यहाँ पे सन, नंबर वन इज सन। होता क्या है, कैसे प्रोसेस स्टार्ट होती है? द सन हीट्स अप रॉक्स ड्यूरिंग द डे सो दैट दे एक्सपैंड, and at the night these rocks cool down and contract. Since all parts of the rock do not expand and contract at the same rate, and the result in the formation of cracks, and ultimately huge rocks break up into the smaller pieces. होता क्या है, जब दिन में सन जो है, सन रेज जो है रॉक्स पे पड़ती हैं तो रॉक्स जो है वो एक्सपैंड होती हैं, ठीक है। अब जब अगेन जो है नाइट होती है तो वही रॉक्स कूल डाउन हो जाती हैं, ठंडी होके उनमें कंट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो एक्सपेंड और कंट्रैक्शन जो है जो है एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन जो है वो साथ साथ हो रहा है, दिन में रॉक्स का फैलना और रात में उनका कंट्रैक्ट हो जाना। तो क्या होता है, सिंस ऑल पार्ट्स ऑफ द रॉक्स डू नॉट कंट्रैक्ट एंड एक्सपेंड एट द सेम टाइम, ये जो इनकी एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन की जो प्रोसेस हो रही है रॉक में वो एक ही टाइम पे होती नहीं है ना, कुछ पार्ट एक्सपेंड हो गया, कुछ पार्ट जो है उनका जो है वो कंट्रैक्ट हो गया, और रिजल्ट क्या होता है, उन रॉक्स में जो है वो क्रैक्स पड़ जाते हैं, यानी दरारें आ जाती हैं और वो टूट टूट कर छोटे छोटे स्मॉलर पार्टिकल्स में जो है उनका फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है। तो यही स्मॉलर पार्टिकल्स जो है फिर क्रश होकर फर्दर उनमें और जो है केमिकल प्रोसेसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं और वो एक फॉर्म में जो है सॉइल बन जाती हैं, ठीक है। अभी भी यहाँ पे नहीं, अभी सॉइल बनी नहीं है, स्मॉलर पार्टिकल्स में रॉक्स का बनना टूटना शुरू हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं, वेदरिंग। एक टर्म यहाँ पे आएगा, ये जो बार बार बात हो रही है इसको कहते हैं टर्म को वेदरिंग, ब्रेकिंग डाउन ऑफ द ह्यूज रॉक्स, है ना, रॉक्स का टूटना छोटे छोटे पार्टिकल में, इसको क्या कहते हैं, वेदरिंग। क्लियर। तो यहाँ पर आपने देखा कैसे जो है सनलाइट, सन जो एज अ फैक्टर, ये सारे फिजिकल फैक्टर्स हो गए ना, कैसे ये अफेक्ट कर रहा है रॉक्स को जो है स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेकअप करने में। सेकेंड हम देखते हैं, सेकेंड इज वाटर। सेकेंड फिजिकल फैक्टर इज वाटर। वाटर कैसे हेल्प करता है? वाटर हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इन टू वेज, है ना। कैसे हेल्प करता है ये हम देख लेते हैं, आपको ये विजिबल हो जाएगा। यस, पहला है, वन वाटर कुड गेट इनटू द क्रैक्स इन द रॉक्स एंड फॉर्म ड्यू टू अनइवन हीटिंग बाय द सन। यानी वाटर क्या होता है, अब जो क्रैक्स पड़ चुकी हैं सन की रेस की वजह से, डे और नाइट में जो एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन हुआ है उससे क्या हुआ, क्रैक्स पड़ गई। अब पानी जो है, जो वाटर कैसे हेल्प करता है, उन रॉक्स में अनइवनली जो है जाता है, ठीक है। फिर सन रेस पड़ती हैं तो जहां जहां उन क्रैक्स में पानी गया है वो हीट अप होना स्टार्ट कर देता है, राइट। इफ दिस वाटर लेटर फ्रीजेस, अगर यही वही पानी वहां पे उन क्रैक्स में जाके जब टेम्परेचर डाउन होता है अगर फ्रीज हो जाए तो वही क्रैक्स जो हैं वो चौड़े यानी वाइडन हो जाते हैं, वो एक्सपैंड करने लगते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड क्या कहता है, यही फ्लोइंग वाटर वियर्स अवे इवन हार्ड रॉक ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। अगर ये जो पानी इन क्रैक्स में जो है रॉक की क्रैक्स में एंटर किया है, ये सालों साल जो है उसी जो है रास्ते से फ्लो ओवर करता रहता है, ठीक है, फ्लो करता रहता है। एंड द फास्ट फ्लोइंग वाटर ऑफन कैरीज बिग एंड स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक डाउन स्ट्रीम। और जो उन क्रैक से जो पानी फ्लो कर रहा है, जो वाटर फ्लो कर रहा है, ये जो है स्मॉल पार्टिकल्स रॉक्स के जो दिन में सन रेस की वजह से, हीट अप होने की वजह से, एक्सपेंशन होने के कारण जो है टूट जाते हैं, उन्हें वो वाटर फ्लो, जो वाटर स्ट्रीम है वो लेके जो है रिजर्वायर्स में या आगे जाके नीचे जो है उसको बहने लगती है, ठीक है। छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपने साथ लेकर वाटर स्ट्रीम आती है। दीज रॉक्स रब अगेंस्ट अदर रॉक्स एंड रिजल्टेंट एब्रेजन कॉजेज रॉक्स टू वेयर डाउन इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। अब क्या हुआ, जो वाटर स्ट्रीम है वो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स को जो लेके आ रही है, ये जाकर बड़े ह्यूज रॉक्स से जो है ये टकराती हैं, उनमें एब्रेजन होता है। एब्रेजन मीन्स घर्षण होता है, आपस में घिसने से वो जो है वो अगेन छोटे छोटे पार्टिकल्स में और स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स में जो है वो
टूट जाती है, ब्रेकअप हो जाती है, राइट। द वाटर देन टेक दीज पार्टिकल्स अलॉन्ग विद डिपॉजिट्स इट फर्दर डाउन इट्स पाथ, और ये पानी जो है उन्हीं स्मॉल पार्टिकल्स को लेके जो है फ्लो करता रहता है अदर प्लेसेस पर, अदर पार्ट्स पर, जहाँ पे ये इकट्ठी होना शुरू हो जाती हैं। सॉइल इज दस फाउंड इन प्लेसेस फार अवे फ्रॉम इट्स पेरेंट रॉक। तो जो ये स्मॉलर पार्टिकल्स, जो सॉइल का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है, ये जिन रॉक से, जो इनकी पेरेंट रॉक है ना, रॉक का ही तो पार्ट है स्मॉलर पार्टिकल्स जो आगे चल के सॉइल का फॉर्मेशन कर रही हैं। तो यानी ये जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं सॉइल के, ये जो है अपने पेरेंट रॉक से कहीं दूर जाकर ये इकट्ठा होना शुरू करती हैं और इनका फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। क्लियर। तो हमने देखा वाटर कैसे दो वेज में करता है। पहले तो वाटर जो है वो रॉक्स के क्रैक्स में जाता है, वहां पर फिर अगेन सनलाइट पड़ती है तो वो वाटर हीट अप होता है, फिर एक्सपेंशन होता है। अगर टेम्परेचर लो हो जाए तो यही क्रैक्स जहाँ पे पानी होता है वो वाइडन हो जाती है, एक्सपैंड करती हैं, और रीजन होता है उनके टूटने का। और फिर सेकंड क्या होता है, या फिर सालों साल ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उन्हीं क्रैक से पानी जो है वो बहता रहता है और वो स्मॉलर पार्टिकल्स को जो है स्ट्रीम वाटर की लेकर आती है, ठीक है। और ये जो स्मॉलर पार्टिकल्स पानी के साथ आ रहे हैं, अगेन ह्यूज रॉक्स के साथ जो है टकराते हैं, है ना, उनमें अब्रेजन होता है, और देन जो छोटे अगेन जो स्मॉलर पार्टिकल आ रहे हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल में जो है उनका ब्रेकअप होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और ये वाटर कंटिन्यूअसली इन स्मॉलर पार्टिकल्स को लेके एक स्ट्रीम के फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह जो है वो जाता रहता है, और वहां जाकर इनका जो है गैदर होना, इकट्ठा होना, कलेक्ट होना शुरू हो जाता है, राइट। तो हमने देखा कैसे वाटर जो है वो सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फैक्टर हमारा विंड, है ना। नेक्स्ट फैक्टर हम देख लेते हैं, वो है हमारा विंड। वो कैसे अफेक्ट करता है, नंबर 3, यानी ये भी एक फिजिकल फैक्टर है। नंबर 3 हो गया विंड। इन अ प्रोसेस सिमिलर टू द वे इन विच वाटर रब्स अगेंस्ट रॉक्स एंड wears them down, strong winds also erode rocks down. The wind also carries sand from one place to other like water does. तो यानी विंड भी वैसे ही हेल्प करती है, वैसे ही अफेक्ट डाल रही है जैसे वाटर करता है ना। भाई हवा से जो है छोटे स्मॉलर पार्टिकल्स जो हैं वो उड़ते हैं और वो अगेन जाके रॉक से टकराते हैं, है ना, उनमें एब्रेजन होता है, टूट फूट होती है, स्ट्रॉन्ग विंड्स इरोड रॉक्स डाउन, जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स टूटते हैं रॉक से निकल के, स्ट्रॉन्ग विंड उनको इरोज करती है। यानी इरोड मीन्स इरोजन का ये एक पार्ट वर्ड है ये, है ना। इरोजन मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जो है सॉइल का बह जाना। द विंड ऑल्सो कैरी सैंड फ्रॉम, तो ये विंड जो है साथ में सैंड, जो रॉक से बिल्कुल फाइनर पार्टिकल्स निकलते हैं, उन्हें भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, जैसा कि वाटर करता था, वाटर स्ट्रीम के साथ ले जाता था। क्लियर। तो हमने देखा कैसे विंड, वाटर, और जो फर्स्ट हमारा कौन सा था, हमने देखा था वो हेल्प कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है सॉइल फॉर्मेशन में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये आ गए हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म। नंबर 4 हो गए हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी बायोलॉजिकल प्रोसेस, है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सॉइल के फॉर्मेशन में कैसे हेल्प करते हैं, देखिए हमने पढ़ा था एक टर्म यहाँ पे आ रहा है लाइकन। हमने पढ़ा था लाइकन इज अ, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है एल्गी एंड किसकी, बैक्टीरिया की, है ना, लाइकन साइनोबैक्टीरिया की और एल्गा की, है ना। तो दैट वी रीड अबाउट द अर्लियर ऑल्सो ग्रोज ऑन द सर्फेस ऑफ रॉक। जब ये लाइकन जो है रॉक्स की सर्फेस पर ग्रो करते हैं तो ये क्या करते हैं, उस सब्सटेंस पे जहाँ पर ये होते हैं उसको ये पाउडर फॉर्म में जो है डिके कर देते हैं, है ना। और एक उस जो रॉक होती है उसकी एक थिन लेयर ऑफ सॉइल बन जाती है। यानी लाइकन जो है जिस रॉक्स पर रहती है उसको ये डिके करके कर देती है कैसे, पाउडर फॉर्म में, और सॉइल की एक थिन लेयर बन जाती है, राइट। इसी तरह से अदर स्मॉलर प्लांट्स होते हैं, मॉस है, ये भी जो है सरफेस पे, रॉक सरफेस पे जब ग्रो करते हैं तो उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेकअप कर देते हैं, उसको डिके कर देते हैं। देन रूट्स ऑफ बिग ट्रीज समटाइम्स गोज इनटू द क्रैक्स इन द रॉक्स एंड एज द रूट्स ग्रो बिगर द क्रैक इज फोर्स बिगर। अब रूट भी ऐसे ही हेल्प करती हैं भाई, रूट प्लांट्स जो हमारे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये भी उन क्रैक्स में जो रॉक्स में क्रैक्स पड़ रहे हैं फिजिकल फैक्टर्स की वजह से, विंड और एयर की वजह से, ठीक वैसे ही इनकी रूट्स जो होती हैं, पुराने प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं ह्यूज ट्रीज की, वो इन क्रैक्स में अंदर चली जाती हैं और वो क्रैक्स को एक्सपैंड करके ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा कर देती हैं, और बड़ा होने के बाद जो है वही उनमें इतना फोर्स बढ़ता है कि वो ह्यूज रॉक्स जो हैं छोटे पार्टिकल्स में उनका ब्रेकअप स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, उनका टूटना शुरू हो जाता है, जिसको हम वेदरिंग ऑफ रॉक्स कहते हैं।
क्लियर। तो यहाँ पे हमने देखा कैसे जो है ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, कौन कौन से, एयर, विंड, वाटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। ये सारे फैक्टर्स थे जिन्होंने ह्यूज रॉक्स को जो है स्मॉल पार्टिकल्स में जो है वो तोड़ा। यहाँ तक हमें समझ में आया, राइट। अब हमने देखा एज यू हैव सीन सॉइल इज अ मिक्सचर, यानी हमें ये बात समझ में आ गई सॉइल जो है फाइनली क्या है, इट इज अ मिक्सचर। और किस चीज का है, इट कंटेन्स स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक, है ना, रॉक से छोटे छोटे जो पार्टिकल्स टूट रहे हैं डिफरेंट साइज के, हर तरह के, तो उनका मिक्सचर हो गया। देन ये क्या है, बिट्स ऑफ डिकेड लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी इसमें जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन थे, लाइकन थे, मॉस थे, सूखी पत्तियां थी, है ना, जो भी उन पार्टिकल्स पे गिरती जा रही थी, है ना। कभी हम देखते हैं ना कि हरी पत्तियां जो है वो येलोइश होकर जो है सॉइल में ऊपर की तरफ जो है इकट्ठी हो जाती हैं और उनका फिर देन ब्राउन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ठीक वैसे ही सॉइल में बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जिनमें अर्थवर्म्स की हम बात करें तो ये सारी चीज़ें आफ्टर डिके, इनके डीकॉम्पोजिशन के बाद जो है ये सॉइल में जो है टॉप मोस्ट लेयर में जो है ये इकट्ठे होना शुरू कर देते हैं, है ना। तभी यहाँ पे लिखा है डिकेड लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये क्या इनको टर्म दिया गया है, ह्यूमस, यानी ह्यूमस जो है, ह्यूमस मीन्स सॉइल जो है बहुत फर्टाइल है, उसकी फर्टिलिटी बहुत अच्छी है। क्यों, क्योंकि ह्यूमस किसका मिक्सचर है, रॉक पार्टिकल्स का डिफरेंट साइज के, दूसरे डीकम्पोज और डिकेइंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। तो ह्यूमस जितनी अच्छी होगी सॉइल उतनी फर्टाइल होगी। कभी कभी हम गार्डन सॉइल को देखते हैं ना, डार्क ब्राउन कलर की है, उनमें बहुत सारे लीव्स हैं, बहुत सारे जो है छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स ऐसे दिखते हैं, तो वो डीकम्पोज जब होते हैं उसी सॉइल में, उसी जगह, तो वो उनसे सॉइल उतनी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स लेती है ना, और सॉइल जो है वो बहुत फर्टाइल और बहुत यूजफुल हो जाती है, क्लियर। इन एडिशन सॉइल ऑल्सो कंटेन वेरियस फॉर्म्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक लाइफ, कई ऐसे छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें नहीं दिखाई देते नेकेड आई से, दे ऑल्सो प्रेजेंट इन सॉइल एंड दे ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग द ह्यूमस, राइट। तो यहाँ पर हमने एक टर्म पढ़ा ह्यूमस, है ना, सॉइल का बनना किन किन चीज़ों से, माइक्रोस्कोपिक लाइफ, डिफरेंट साइज ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड डीकम्पोज लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इज कॉल्ड द ह्यूमस, राइट। देन द टाइप ऑफ सॉइल इज डिसाइडेड बाय, अब जो सॉइल का टाइप है वो डिसाइड करता है यहाँ पे कि कौन से प्लांट्स वहाँ पे जो हैं, कौन कौन से पार्टिकल से वो मिलके बनी है, कितनी उसकी ह्यूमस की जो है मतलब ह्यूमस इतनी अच्छी उसकी फर्टाइल है, कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, और वही सॉइल की जो है क्वालिटी डिसाइड करती है कि यानी ह्यूमस कितना अच्छा बनेगा, ठीक है। जितने भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे, डीकम्पोजिशन हुआ होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म का, राइट। तो और जितने डिफरेंट टाइप्स के रॉक्स के डिफरेंट स्मॉलर पार्टिकल्स बने होंगे जो सॉइल की क्वालिटी को डिसाइड करते हैं, right. Humus is a major factor in deciding the soil structure because it causes soil to become more porous and allows water and air to penetrate deep underground, ठीक है। ह्यूमस जो सॉइल की फर्टिलिटी का मेजर फैक्टर है, जो डिसाइड करता है कि सॉइल कितनी अच्छी है। क्यों, क्योंकि जो ह्यूमस होती है ना, जो सॉइल जिसको हम कह रहे हैं, वो सॉइल को जो है पोरस बनाती है। पोरस कैसे बनाती है, उनमें जितने भी अगर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बाद में डीकम्पोज हो जाते हैं, जो डेड हो जाते हैं, जब वो मूव करते हैं ना सॉइल में, तो सॉइल में जो है एयर बनती जाती ना, एयर पार्टिकल, एयर जो है उनमें बनती जाती है, जिसकी वजह से वो पोरस हो जाती है और ज़्यादा जो है वो ग्रोथ में हेल्प करती है, ठीक है। उतनी ज़्यादा उसमें ह्यूमिफिकेशन हो रहा है, और जब जब पोरस होगी तो वाटर और एयर का जो है उसमें आना जाना जो है, एंट्री जो है वो उतनी ज़्यादा अच्छी होगी, और सॉइल प्लांट की ग्रोथ में उतनी ज़्यादा वो हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो ह्यूमस क्या था, मेजर फैक्टर था जो सॉइल का स्ट्रक्चर डिसाइड करता है। कैसे, क्योंकि उससे जो है सॉइल ज़्यादा पोरस हो जाती है और अलाउ करती है वाटर एंड एयर को पेनिट्रेट करने में, अंडरग्राउंड तक, रूट्स तक जाने में, और प्लांट्स की ग्रोथ उतनी अच्छी होती है, राइट। द मिनरल न्यूट्रिएंट्स दैट आर फाउंड इन पर्टिकुलर सॉइल डिपेंड्स ऑन द रॉक्स इट वाज फॉर्म। और जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं भाई, वो कैसे डिसाइड होंगे, जिस तरह के पेरेंट रॉक से सॉइल पार्टिकल्स बने हैं वो डिसाइड करते हैं कि किस तरह का उस सॉइल में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, राइट। द न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ द सॉइल, द अमाउंट ऑफ ह्यूमस प्रेजेंट इन एंड द डेप्थ ऑफ द सॉइल आर, है ना। तो जितने भी सॉइल की में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, कितना अमाउंट ह्यूमस का प्रेजेंट है ना, कितनी डेप्थ जो है वो तक सॉइल जो है वो
पोरस है, पेनिट्रेट कर रही है, अलाउ कर रही है पानी को और वाटर को और एयर को अंदर आने के लिए, है ना। ये सारी चीजें जो हैं सॉइल को की फर्टिलिटी, सॉइल की क्वालिटी बताती है और क्या डिसाइड करती है कि उनमें किस तरह के प्लांट्स ग्रो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा है कि वो फैक्टर्स, यानी फैक्टर्स कौन कौन से थे, जो क्या सॉइल पार्टिकल्स, न्यूट्रिएंट्स, अमाउंट ऑफ ह्यूमस, है ना, एंड द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, ये सारी चीजें डिसाइड करती हैं कि किस तरह के प्लांट्स उस सॉइल में रहेंगे, है ना। मिनरल न्यूट्रिएंट्स भाई क्या कैसे आ रहे हैं, जिस पेरेंट रॉक से वो टूट कर वो पार्टिकल्स बन रहे हैं, सॉइल बन रही है, उसमें कितना अमाउंट ह्यूमस का है, ये सारी चीजें डिसाइड करती हैं कि किस टाइप के प्लांट की ग्रोथ इस पर्टिकुलर सॉइल के लिए अच्छी होगी। ठीक है, जो प्लांट जो है इस तरह की किस तरह की सॉइल में जो है वो अच्छा ग्रो करेगा। क्लियर। Thus, the topmost layer of soil that contains humus and living organism in addition to the soil particle is called topsoil. टॉप सॉइल क्या हो गई, वो जो सॉइल में भी कई लेयर्स होती हैं, अभी हम आगे फर्दर और क्लासेस में पढ़ेंगे। तो इनमें जो टॉप सॉइल जो लेयर होती है इस तरीके से करके, इनमें जो सबसे ऊपर की लेयर है जिसको हम टॉप सॉइल करें, वहाँ क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है सॉइल में, मिनरल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, है ना, ह्यूमस प्रेजेंट है। ह्यूमस कैसे बना भाई, डिकम्पोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जितने भी सॉइल पार्टिकल्स हैं डिफरेंट रॉक से जो मिलकर बने हैं, तो वो जो है एक फर्स्ट लेयर ऑफ द सॉइल बनाती है। सॉइल का एक प्रोफाइल होता है, उसमें जो फर्स्ट लेयर होती है उसको कहते हैं टॉप सॉइल, राइट। द क्वालिटी ऑफ टॉप सॉइल इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट डिसाइड बायोडाइवर्सिटी इन दैट एरिया। जितनी अच्छी टॉप सॉइल होगी उतने ज़्यादा वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी अच्छी होगी, मीन्स उतनी तरह के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वहाँ पे ग्रो कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करती है क्वालिटी ऑफ सॉइल पे, क्वालिटी ऑफ टॉप सॉइल पे। क्लियर। तो यहाँ पर आपने देखा, आपको समझ में आ गया कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो टॉप सॉइल के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं और टॉप सॉइल से कैसे जो है बायोडाइवर्सिटी डिसाइड होती है, राइट। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है वो है सॉइल पॉल्यूशन। ठीक है, पॉल्यूशन हम पढ़ते आ रहे हैं, जिनमें से हमने एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन देखा अभी सी क्लास में। अब सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है ये देखिए, कैसे होता है सॉइल पॉल्यूशन। बहुत सिंपल है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी बुक में थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड करके दिया हुआ है, लेकिन ठीक है हम इसको समझते हैं। ये देखिए, मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व द यूज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। भाई जो मॉडर्न फार्मिंग हमारे देश में हो रही है, हमारी कंट्री में हो रही है, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा फार्मिंग में क्या यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। ये हमने अभी किस में पढ़ा था, वाटर पोल्यूशन में भी पढ़ा था। यूज ऑफ दीज सब्सटेंसेज ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम कैन डिस्ट्रॉय द सॉइल स्ट्रक्चर बाय किलिंग द सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। भाई जब हम फार्मिंग में पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर को यूज करते हैं और ये लॉन्ग पीरियड तक अगर सॉइल में रहते हैं तो इस सॉइल स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करते हैं, मीन्स उसके ह्यूमिफिकेशन को रोकते हैं। क्यों? क्योंकि बाय कैसे जितने भी सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, ये उनको जो है हार्म करता है, रिसाइकल नहीं कर पाता है, और जो है उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू सॉइल की कम हो जाती है। ठीक है, तो पॉल्यूशन कैसे हो रहा है सॉइल में, बाय एडिंग फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। देन नंबर 2 देख लीजिए, इट ऑल्सो किल्स the earthworm which are instrumental in making the rich humus। मैंने आपको बताया ना कि जो ह्यूमस है वो पोरस कैसे होती है, और पोरस करने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल हमारे क्या होते हैं, अर्थवर्म, जिन्हें फार्मर्स फ्रेंड कहते हैं हम। ठीक है, ये अर्थवर्म जो है ये सॉइल को फर्टाइल करने में, ह्यूमस को जो है फर्टाइल करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। अगर इनको किल कर दिया जाता है, क्योंकि भाई हम पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर ऐड करते हैं, तो ये जितने भी ऑर्गेनिज्म है ये डेड हो जाते हैं। ठीक है, और ह्यूमस की जो है फर्टिलिटी कम हो जाती है, राइट। फर्टाइल सॉइल कैन बैरन क्विकली बी टर्न बैरन इफ सस्टेनेबल पार्टिकल्स आर नॉट अलाउड। यानी सॉइल की फर्टिलिटी कैसे कम जैसी हो जाती है, वैसी अर्थ जो है, जो सॉइल है, जो वहाँ का पर्टिकुलर जो फील्ड है जहाँ पर हम क्रॉप ग्रो करते हैं, फार्मिंग करते हैं, वो बैरन हो जाती है, इनफर्टाइल हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी जो है एक सॉइल पॉल्यूशन हो गया। रिमूवल ऑफ यूजफुल कंपोनेंट्स from the soil and the addition of other substances which adverse the fertility of soil and kill the diversity of organism that live in it, it is called soil pollution, right। यानी क्या हो गया, सॉइल से कुछ
यूजफुल कंपोनेंट्स का रिमूव कर देना, या फिर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस को सॉइल में ऐड कर देना जो सॉइल की फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं, और जो सॉइल में डाइवर्सिटी है, जो ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उनको किल कर देना, दैट्स ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल पॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए लास्ट की लाइन में कितनी ईजी तरीके से ये आपको एक्सप्लेन कर दिया गया। सॉइल पॉल्यूशन कैसे होता है? रिमूवल ऑफ यूजफुल कंपोनेंट्स फ्रॉम द सॉइल by addition of other substances which affect the fertility of the soil, and also killing the diversity of organism by adding fertilizer and pesticides. पॉल्यूशन। ठीक है, तो हमने देख लिया सॉइल पॉल्यूशन यहाँ पे कैसे होता है, क्या क्या रीजन होते हैं। मॉडर्न टेक्निक से जो हम चीजें कर रहे हैं वो सॉइल को पॉल्यूट कर रहा है, राइट। Then the soil that we see today in one place has been created over a long period of time. Some of the factors that created the soil in the first place and brought the soil that may be responsible for the removal of the soil too. भाई हमने देखा था ना, सॉइल एक जगह से दूसरी जगह कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक प्लेस से दूसरी जगह जाते हैं। जो क्या होता है, जो टॉप सॉइल होती है उसमें जो फर्टाइल सॉइल होती है उनका जो है रिमूवल हो जाता है, यानी वो वहाँ से जो है इरोड हो जाते हैं ना। तो यानी ये भी जो है एक कॉज है सॉइल पॉल्यूशन का। द फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल में कैरीड अवे बाय फ्लोइंग वाटर और विंड। जितने भी फाइन पार्टिकल्स, जो न्यूट्रन है, जो मिनरल्स के फॉर्म में जो पार्टिकल्स हैं, वो वाटर या विंड के फ्लो से जो है एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। समटाइम्स सॉइल गेट्स वॉश्ड अवे एंड द रॉक्स अंडरनीथ आर एक्सपोज्ड, है ना। बड़ी बड़ी रॉक्स के नीचे जो है फर्टाइल सॉइल जाके जो है वो जम जाती हैं, रॉक्स के नीचे, है ना, एक्सपोज होती हैं। फिर क्या होता है, जितने भी वैल्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वहां जाके रॉक्स के नीचे इकट्ठे हो जाते हैं, बिकॉज वेरी लिटिल विल ग्रो ऑन द रॉक। और जो वो रॉक जो ग्रोथ होनी चाहिए, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जो प्लांट्स की बायोडाइवर्सिटी की, वो हो नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि सॉइल जो है वो वेस्ट हो रही है, वॉश्ड अवे हो गई है। किसके थ्रू? फिजिकल फैक्टर्स, जो वाटर एंड विंड उनको वॉश ले जा रहे हैं, कैरिड अवे कर रहे हैं ना, इस मिनरल पार्टिकल्स को, न्यूट्रिएंट्स को, है ना। तो दीज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल इस तरीके से पॉल्यूट हो रही है, वेस्ट हो रही है, जिसको हम टर्म दे देते हैं सॉइल एरोजन, यानी सॉइल का फिजिकल फैक्टर्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह वॉश अवे हो जाना, दैट इज कॉल्ड द सॉइल एरोजन, राइट। द रूट्स ऑफ प्लांट्स हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। अब बात है कि सॉइल इरोजन को कैसे रोका जाए, है ना। प्रिवेंशन ऑफ सॉइल पॉल्यूशन की तो बात हमने कर ली, लेकिन जो सॉइल इरोजन हमने बताया ना, वॉशिंग अवे ऑफ सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर बाय विंड और वाटर, इट इज कॉल्ड सॉइल इरोजन, है ना। इसे क्या टर्म दिया गया हमने? सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन को कैसे रोका जाए ये देख लेते हैं कि जो हमारे प्लांट्स की रूट्स होती हैं, है ना, प्लांट्स की रूट्स होती हैं, दे आर वेरी हेल्पफुल, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिवेंटिंग सॉइल एरोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा। द लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन दैट इज हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड नॉट ओनली डिस्ट्रॉयज बायोडाइवर्सिटी इट ऑल्सो लीड्स द सॉइल इरोजन। डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, है ना। जो हम इतने ज़्यादा हमारे कंट्री में जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, प्लांट्स काटे जा रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सारी बायोडाइवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करता है और सॉइल इरोजन को जो है वो बढ़ाता है, रोकता नहीं है। लेकिन जितने ज़्यादा प्लांट्स होंगे, उनकी रूट्स उतनी ज़्यादा सॉइल को बाइंड करके रखेगी। सॉइल जो मिट्टी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह फिजिकल फैक्टर से अफेक्ट होकर वॉश अवे नहीं होगी, और वहीं पर वो फर्टिलिटी उनकी बढ़ेगी और प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करेगी, राइट। टॉप सॉइल दैट इज बेयर ऑफ वेजिटेशन इज लाइकली टू रिमूव वेरी क्विकली। जो टॉप सॉइल होती है वो सबसे ज़्यादा, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वेजिटेशन के लिए, वो ईजिली रिमूव हो जाती है सॉइल इरोजन के टाइम पे, राइट। एंड दिस इज एक्सेलरेटेड इन हिली और माउंटेनियस रीजन। वहाँ सबसे ज़्यादा जो है हिली रीजन्स में, माउंटेनियस रीजन्स में क्या होता है, सबसे ज़्यादा बारिश होती है, विंड, है ना, वाटर का सबसे ज़्यादा जो है टेम्परेचर के चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा सॉइल इरोजन कहाँ देखा जाता है? हिल और माउंटेन रीजन में, है ना। और जहाँ पे सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होता है, जिनको रोकना, जहाँ पे टॉप सॉइल को रोकना एक जगह पे थोड़ा मुश्किल होता है। दिस प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिवर्स, है ना। अभी मैंने आपको बताया कि उनको रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट ही ऐसा है। द वेजिटेटिव कवर ऑन द ग्राउंड हैज़ अ रोल टू प्ले इन द पर लोकेशन ऑफ वाटर इनटू द डीपर लेयर्स टू, है ना।
जो वेजिटेशन हमारी जो ग्राउंड में जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, वो भी जो है सॉइल इरोजन की वजह से जब वहाँ पे ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है तो वेजिटेशन को इफेक्ट पड़ता है, मतलब जो प्लांट्स हैं उनको जो है रोकने में वहाँ पे बहुत मुश्किल होती है। ठीक है, क्योंकि सॉइल वहाँ से वॉश अवे हो चुकी है। क्लियर? तो यहाँ इस पैराग्राफ में हमने देखा कि सॉइल इरोजन को रोकने के लिए क्या चीज़ नेसेसरी है, वो है हमारा रूट्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, और कैसे वो सॉइल को टॉप सॉइल कैसे अफेक्ट होती है जब सॉइल इरोजन होता है। क्लियर? तो इस वीडियो में हमने पढ़ा व्हाट इज सॉइल, हाउ द सॉइल इज फॉर्म्ड, एंड व्हाट इज सॉइल पोल्यूशन, एंड व्हाट इज द कॉजेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन, और उसको सॉइल इरोजन को कैसे रोका जा सकता है, जिसमें हमने टर्म्स पढ़े थे, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, है ना, तो और ह्यूमस, ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमस कैसे क्या होती है, कैसे बनती है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको मैंने क्लियर करी। ये देखिए कैसे सॉइल हमारी पॉल्यूट है, क्योंकि जितना भी हम गार्बेज, सीवेज, है ना, जितना भी सब चीज़ें हम सब जाके या तो वाटर बॉडीज में डंप कर देते हैं, या फिर ये इस तरीके से जहाँ पे फील्ड खुले मैदान है ना, वहाँ जाके हम डंप कर देते हैं, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी कम होती जाती है, एंड इट इज़ वेरी हार्मफुल, वेरी रॉन्ग हैबिट, राइट? I hope it is clear to you all. If you like my video, please like, share and subscribe. Till then, keep watching and keep learning.